जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय यूपीएससी हिंदी जो हिंदी साहित्य के संदर्भ में यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल के जो टॉपिक्स थे हिंदी साहित्य के, जैसे पाली प्राकृत, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की शब्द संपदा, ठीक है, इस पे वीडियोस बना रही है, ठीक है। तो उसके जो फ्री वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज तीसरा दिन था और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। अगर पीवाईक्यूज़ की बात करें तो इसके संदर्भ में देखिए, ऐसे 2-3 पीवाईक्यू आए हैं, जैसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी टिप्पणी करने के लिए या टिप्पणी कीजिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर टिप्पणी करना है, ठीक है। और ये प्रश्न था, टिप्पणी नहीं था, ठीक है। प्रश्न आया था कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की शक्ति और सीमाओं को रेखांकित कीजिए, ठीक है। तो इस क्रम में जैसे हम लोग संपर्क भाषा को समझेंगे तो उसके पहले एक बार थोड़ी सी, जैसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, तीनों में हिंदी का पूछता है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी जो है वो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीपीसीएस में भी पूछ देता है, लेकिन यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल से संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी पे भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, ठीक है। स्पेशली ये यूपीएससी में नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएस में पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं जल्दी से कि भाषा जो होती है वह भाषा एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को खुद ग्रहण करते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो इस प्रकार आदान प्रदान करने का भाषा माध्यम है, ठीक है। अपने विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, ठीक है। जाहिर सी बात है, यह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, बल्कि एक समाज के द्वारा भाषा विकसित होती है। जैसे कई समाज मिल करके किसी भी चीज़ के लिए एक निश्चित भाषा का शब्द रख देंगे, या ठीक है। जैसे चाय, ठीक है, चाय की बात की जाए तो चाय, हिंदी में चाय बोल दिया जाएगा, अंग्रेजी में उसको टी बोल दिया जाएगा। तो जो अंग्रेजी समाज है वो टी बोलेगा उसी को लेकर के, और जो हिंदी समाज है उसको चाय बोलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार भाषा किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि समाज की उपज होती है, ठीक है। अब भाषा के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है राजभाषा का, ठीक है। तो राजभाषा बेसिकली होता क्या है, जैसे स्वाधीनता से पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता था, ठीक है। स्वाधीनता के पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं मिलता था। सबसे पहले 1949 में श्री राजगोपालाचारी जी ने माना कि भारतीय संविधान सभा में उनका ये मानना था कि नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाए, ठीक है। और इसी उद्देश्य से राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, राष्ट्रभाषा, और जो स्टेट लैंग्वेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है, स्टेट लैंग्वेज और वर्सेस नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगी, बेसिकली राष्ट्रभाषा, और स्टेट यानी कि राज्य की भाषा वो राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा का तात्पर्य क्या होता है कि राजा, ठीक है, भारत में कोई शासक है नहीं, तो राज या सरकार, ठीक है। राज्य सरकार मतलब राज्य वाला सरकार नहीं, जो राज्य का मतलब भारत राष्ट्र राज्य से है यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा को हम राजभाषा कह देते हैं, ठीक है। इसके लिए विस्तृत जो वीडियोज़ हैं वो आपको अक्टूबर के लास्ट में राष्ट्रभाषा राजभाषा के संदर्भ में, ठीक है, मतलब राजभाषा का तात्पर्य क्या है, राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर क्या होता है, राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या होती हैं, हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के तर्क क्या हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार रही, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब हम लोग जो है अक्टूबर वाली जो क्लास होगी उसमें देखेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है संपर्क भाषा, उसको समझने के लिए थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में जानना जरूरी है कि राजभाषा होता क्या है, ठीक है। तो राजभाषा बेसिकली शासक द्वारा या जो राज्य है, राष्ट्र उसकी जो प्राधिकृत भाषा है उसको हम लोग राजभाषा कह देते हैं, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र में शासन या जो सरकार का गठन है वो संविधान के माध्यम से एक प्रक्रिया द्वारा गठित होता है, ठीक है। उसी संदर्भ में राजभाषा हो जाती है बेसिकली कि संविधान द्वारा प्राधिकृत, ठीक है, सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों, न्यायिक कार्यकलापों, इन सब के संदर्भ में जो प्राधिकृत भाषा है उसको हम लोग राजभाषा बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर से, ठीक है। तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ये बस आपको बताया गया है कि हाँ थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, ठीक है। तो एक बार राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा तीनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 से 351 तक, ठीक है, 343 से 351 और भाग 17, ठीक है, भाग 17 में
ये इसके संदर्भ में विस्तृत प्रावधान वर्णित है। ठीक है, भाग 17 में राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विस्तृत प्रावधान है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली राष्ट्रभाषा क्या होती है, उस देश की भाषा है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हों, जिसके साथ उनके साथ अधिकांश लोग बोलें, उनके साथ सांस्कृतिक भावनात्मक जुड़ाव रखें। ठीक है, जैसे कि जर्मन के लिए जर्मनी, ठीक है, जर्मन में जर्मनी, ठीक है, चीन में मैंडेरिन, चीन की बात करें तो, ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच। ठीक है, तो इसी प्रकार राष्ट्रभाषा बेसिकली होता क्या है कि किसी देश की वह भाषा जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हों, जो वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ के भावनात्मक जुड़ाव, लोगों से सहज सांस्कृतिक भावनात्मक जुड़ाव रखे। ठीक है, तो ये भाषा वहाँ पे राष्ट्रभाषा बोली जाएगी। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान लगभग सभी नेताओं ने आपसी सहमति से तय कर लिया था कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ठीक है, और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि दक्षिण में जैसे दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य भी बेसिकली यही था कि स्वाधीनता संग्राम जो चलाया जाए वो पूरे देश को अगर इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर हिंदी देश की कोई राष्ट्रभाषा बन सकती है तो हिंदी है। और चूंकि महात्मा गांधी हमारे नेतृत्वकर्ता थे, स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे, तो उनकी बात को लगभग सभी लोगों ने माना भी। ठीक है, तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस पर विवाद भी हुआ। अब जाहिर सी बात है, भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्रों के सामने ये संकट है कि वे किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दें। ठीक है, यदि हम लोग किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे भी देंगे तो शेष भाषाओं के जो प्रयोक्ता हैं उनको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे नई शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, तो इस संदर्भ में बेसिकली बहुत ज़्यादा चर्चाएँ चलती रहती हैं कि भाई किसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि भारत मतलब किसी एक भाषा को, भाई जब बहुभाषी राष्ट्र है तो किसी एक भाषा को दर्जा देना संभव नहीं है। ठीक है, एकता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी को या किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के बजाय भारत की जो सभी प्रमुख भाषाएं हैं उनको राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि 22 भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत उनको प्रमुख भाषाओं का दर्जा मिला है। ठीक है, प्रमुख भाषाओं को दर्जा अनुसूची 8 के तहत, ठीक है, मिला है। और हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के तौर पर सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है भाषाविदों में, न कि राष्ट्रभाषा कहकर विवादों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न मैंने बताया था कि ये प्रश्न एक बार देख लीजिए। प्रश्न ऐसे ही आ सकते हैं कि टिप्पणी करने के लिए 2 टिप्पणियाँ थी और एक ये प्रश्न था। ठीक है, जैसे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की शक्ति और सीमाओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो एक बार संपर्क भाषा देख लेते हैं बेसिकली है क्या। संपर्क भाषा बेसिकली अगर कुछ शब्दों में बोला जाए तो 2 विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करे। जैसे, ठीक है, थोड़ा सा मैप गलत बन रहा है लेकिन ठीक है, बस काम चलाओ, मैप बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई उत्तर भारत का नागरिक है, कोई दक्षिण भारत का नागरिक है। ठीक है, अब ये 2 लोग कहीं तीसरे जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब उत्तर भारतीय को नीचे की कोई भाषा तो जाहिर सी बात है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब समझ में आने से रहा। ठीक है, और हिंदी भाषी क्षेत्र है ऊपर। ठीक है, ऊपर यहाँ पे, तो अब इनको ना हिंदी इधर की भाषा समझ में आएगी, ना इनको इधर की भाषा समझ में आएगी। ऐसे में संपर्क भाषा का काम यही रहेगा कि 2 विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में काम करे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये काम कौन कर रहा है, तो प्रायः इंग्लिश कर देता है। ठीक है, इंग्लिश कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जानना ये है कि हिंदी एज ए संपर्क भाषा, हिंदी को अगर संपर्क भाषा के तौर पे देखें तो कैसे देखेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर छोटा कोई देश है, जिन देशों में भाषिक वैविध्य कम है, मान लीजिए कोई फ्रेंच की बात करें। ठीक है, फ्रेंच, तो फ्रेंच में राष्ट्रभाषा भी फ्रांस में राष्ट्रभाषा भी फ्रेंच होगी, राजभाषा भी फ्रेंच होगी और संपर्क भाषा भी फ्रेंच होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रभाषा ही संपर्क के तौर पे काम करती है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्राचीन भारत में। ठीक है, तो मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो प्राचीन भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि यह काम संस्कृत ने किया। ठीक है, संस्कृत बेसिकली क्या करता था, देश को सांस्कृतिक और भाषिक स्तर पर जोड़ने का महत्वपूर्ण दायित्व संस्कृत ने निभाया। ठीक है, और उसने लगभग 3000 वर्षों तक, ठीक है, 3000 वर्षों तक आराम से संस्कृत ने क्या किया, देश की संपर्क भाषा के तौर पे काम किया। ठीक है, जब ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और महाजनपदों का युग शुरू होता है। ठीक है, तो उसी समय
पाली थोड़ी सी संस्कृत भाषा संपर्क भाषा के तौर पे रहती है, फिर प्राकृत, ठीक है, फिर इसी प्रकार अपभ्रंश, ठीक है, फिर इसी प्रकार अवहट, समझ रहे हैं। तो यानी कि थोड़े थोड़े समय पे ये ऐसे होता रहता है, और फिर ये क्रम आके रुकता है हिंदी पर, ठीक है, यानी कि संस्कृत से जो क्रम चला था वह आके रुकता है हिंदी पर। तो संस्कृत की पुत्री के रूप में जाने जाने वाली मध्य देश की भाषा हिंदी आधुनिक युग में ये दायित्व निभाती है जो संपर्क भाषा के तौर पे काम करे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इसको थोप दिया गया, ठीक है, कि हिंदी एज ए संपर्क भाषा क्या नाम है जैसे संपर्क भाषा के तौर पे लागू की जाएगी और ज़बरदस्ती ऐसा किया गया, नहीं। जब भी बात होगी कि हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पे बनाने की, तो विभिन्न जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों के प्रणेता रहे जैसे कि राजा राम मोहन राय, तो उनका मानना था कि हिंदी में ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। इसी प्रकार गांधी जी का, लोकमान्य तिलक का, सावरकर का, मतलब विभिन्न जो भी नेता हमारे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे, मतलब भारत को भारत बनाने में जो लोग जुड़े रहे, उन लोग का लगभग एक आम सहमति थी कि हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पे तो कम से कम ये दर्जा मिलना ही चाहिए, ठीक है। संस्कृत वास्तव में पूरे महाद्वीप को जोड़ने वाली भाषा थी। भले ही उस समय आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी, देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, फिर भी समस्त देश में एक सांस्कृतिक जो अंतर्धारा बहती थी, संस्कृत ने उसको ढोया, ठीक है। आधुनिक समय में हिंदी को एक ये कर रही है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कोटेशन बताया भी था कि महात्मा गांधी बोलते थे कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो कोई चाहे माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वो स्थान किसी और को प्राप्त ही नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें कि जैसे आप एक तरह से ऐसे समझिए कि भारत के कोई एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार मैप बना लेते हैं, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मैप गड़बड़ बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये भारत फूल गया, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक कोने से अगर दूसरे कोने पे जा रहा है, ठीक है, तो संपर्क भाषा के तौर पे प्रायः अब देखा जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि नागालैंड के एक भाजपा के मंत्री थे, उनका भाषण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनको सुना भी गया, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, ठीक है। तो हिंदी संपर्क भाषा के तौर पे काम कर रही है। जैसे कि अगर फिल्मों की बात की जाए, ठीक है, फिल्म में, वेब सीरीज़ में, ठीक है, फिल्मों की बात करें, अब तो भोजपुरी भी थोड़ा सा इसमें चमकने लगी है, ठीक है। आप देखेंगे कि राजनेता, अब कोई बात करता है कि अगर किसी को भी देश का प्रधानमंत्री बनना है तो उसको उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा, और ये उत्तर प्रदेश बेसिकली हिंदी बेल्ट है, ठीक है। अब सोचिए प्रधानमंत्री जी हमारे काशी से सांसद हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आना ही पड़ेगा का मतलब हिंदी उनको जाननी आनी चाहिए, ठीक है। क्यों कोई दक्षिण भारत का जैसे नरसिम्हा राव को छोड़ दिया जाए और देवगौड़ा जी को छोड़ दिया जाए, तो प्राय आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री या जो प्रमुख नेतृत्व रहा है वो हिंदी भाषी ही रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे कारण भी था कि राजनेता जो है वो देश की समस्त जनता को संबोधित करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे में उनको हिंदी जानना आवश्यक है, ठीक है, हिंदी जानना आवश्यक है। अगर हिंदी की प्रयोक्ताओं की बात की जाए तो 40 से 45%, ठीक है। 2011 की जो जनगणना थी उस समय 42% था, इसमें लगभग 45% या उससे ज़्यादा हो चुका है। और द्वितीयक तौर पर लगभग 45% तो लोग वो हैं जो हिंदी जिनकी मातृभाषा है, यानी कि वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं हिंदी के, ठीक है। 45%, यानी कि भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है जो 45% से अधिक लोगों की प्राथमिक भाषा के तौर पर मातृभाषा के रूप में, ठीक है। वहीं 30 से 35% लोग द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, ठीक है, असमिया, ऐसे जगहों पे द्वितीयक भाषा के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये बात की जाए, ठीक है, ये देखिए ये हिंदी का बेल्ट है, ठीक है, इस हिंदी के बेल्ट में, ठीक है, हिंदी का बेल्ट यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, ये हिंदी का बेल्ट है, ठीक है। इस हिंदी के बेल्ट में मोटी मोटा आप देखिए इसके चारों ओर जो भी लैंग्वेज हैं वहाँ पे हिंदी द्वितीयक भाषा के रूप में रहती है, यानी कि आप 40, 30, 70 लगभग 75%, मतलब हालांकि 80% होगा, लेकिन लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो हिंदी से सहज जुड़ाव रखते हैं, ठीक है। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अपने आप महत्व है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की, जैसे राजनेताओं को अगर देश की जनता को संबोधित करना हो, अगर चुनाव जीतना हो, ठीक है, पूरे भारत में अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना हो तो उसको हिंदी की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि हिंदी देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, ठीक है। सामाजिक संस्कृति के अभिव्यक्ति का भी माध्यम हिंदी बनती है।
ठीक है। सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति से क्या हम लोग समझेंगे कि जैसे आप देखिए पर्व त्यौहार या कुछ भी, जैसे होली दिवाली, इस समय छठ आप देखिए, ठीक है, ये बेसिकली हिंदी बेल्ट का, जैसे छठ बिहार का त्यौहार है, ठीक है, बिहार का, और वो भी हिंदी बेल्ट में ही माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी बेल्ट का त्यौहार अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदी की उससे धाक बन रही है, ठीक है। संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी की महत्ता बढ़ी है। दूसरा क्या है कि जैसे अगर हम बात करें राजभाषा के तौर पे, ठीक है, राजभाषा के तौर पे भी हिंदी, राजभाषा के तौर पे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण से आता है उत्तर में, ठीक है, दक्षिण से आता है उत्तर में, अगर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं और बहस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको एक संपर्क भाषा के तौर पे लैंग्वेज चाहिए होगी। अभी ये काम कौन कर रहा है? अंग्रेजी कर रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में केस है या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस है, दक्षिण का कोई व्यक्ति आया है, तो जाहिर सी बात है वो अपने लोकल लैंग्वेज में तो वहाँ पे बोल नहीं पाएगा। हालांकि वो बोल तो अपने हाई कोर्ट में भी नहीं पाएगा वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रांसलेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर काम करना रहेगा तो उसको अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। भारत सरकार का मानना था कि कहीं न कहीं हम लोग राजभाषा के तौर पे हिंदी को यहाँ पे संपर्क भाषा का माध्यम बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अभी नवीन जो शिक्षा नीति थी इसमें त्रिभाषा सूत्र का पालन कराने की बात की गई थी, जिसमें एक भाषा हिंदी होगी, ठीक है, एक भाषा हिंदी होगी। जैसे कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ठीक है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों से कोई एक लैंग्वेज सीखें, ठीक है, और एक लैंग्वेज सीखें कोई और, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी बात करें तो मैं हिंदी भाषी क्षेत्र हूँ, तो मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसमें से कोई एक सब लैंग्वेज सीखूँ और कोई एक और लैंग्वेज सीख सकता हूँ, जैसे अंग्रेजी वगैरह, ठीक है, ताकि संपर्क भाषा बनी रहे। तो राजभाषा के रूप में भी अगर जो प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी को भी अगर अच्छे से समझाना रहे, जैसे दो चीज़ें हैं, इसको राजभाषा के रूप में ले लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक कर लेते हैं, ठीक है, अनौपचारिक और औपचारिक। तो जब भी संपर्क भाषा के तौर पे बात करेंगे तो हिंदी अनौपचारिक संपर्क की भी भाषा है, यानी कि आम जनता, आम सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति का बात करना हो, फिल्मों की बात करना हो, राजनीति की बात करनी हो, अर्थनीति की बात करनी हो, अगर आपको किसी को भी भाई देश की जनता का अगर 75% है, ठीक है, 75% लोग अगर हिंदी को समझ रहे हैं तो अपने आप में इसको संपर्क भाषा के तौर पे मान्यता मतलब मिलती है, ठीक है। ये बताता है कि ये संपर्क भाषा के तौर पे अपने कार्य को बखूबी कर रही है, ठीक है। अब इस राष्ट्र में जो भी देश की संस्कृति है, जो भी साहित्यिक रचनाएं हैं, वो लगभग आप देखिए कि जितने भी, जैसे इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, ठीक है, एक उपन्यास था अमित त्रिपाठी का, ठीक है, मेलुआ के मृत्युंजय उनका हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिनको भी अपनी रीच बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं हिंदी में ट्रांसलेशन उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो मेलुआ के मृत्युंजय का ट्रांसलेशन, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ का ट्रांसलेशन मेलुआ के मृत्युंजय के तौर पे हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि अनौपचारिक संपर्क की भाषा के तौर पे भी संपर्क भाषा हिंदी को महत्ता मिलती है, ठीक है। संपर्क भाषा का दूसरा तात्पर्य क्या हो जाता है यहाँ पे? औपचारिक से, यानी कि संघ के तीनों अंगों के जो समस्त कार्यकलाप हैं वो संविधान भी बोलता है कि हिंदी में होगी, और संविधान के शुरू होने के 15 वर्ष तक ये काम कौन करेगा? अंग्रेजी करेगा, ठीक है। हालांकि वो अभी तक चला आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से भी, ठीक है, आप देखेंगे कि प्रमुख जो विज्ञप्ति निकलती है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकलती है। जैसे पीआईबी का अगर आप ये विज्ञप्ति देखेंगे पीआईबी की, तो यहाँ पे कोने पे आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश करने का। अब तो अन्य भाषाएं भी आ रही हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कार्यकलाप की बाधा हो, ठीक है, ज्ञान विज्ञान साहित्य सभी में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हिंदी की शक्ति जब भी बताएंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चर्चा करेंगे कि फिल्म हो गए, राजनीति हो गए, सामाजिक संस्कृति का निर्वहन करना हुआ, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्रों में हो गया, औपचारिक क्षेत्रों में हो गया, इन सब क्षेत्रों में हिंदी जो है वो आगे बढ़ रहा है और संपर्क भाषा के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है, देखिए प्रश्न ये क्या था कि हिंदी की शक्ति हो गई, हिंदी की सीमाएँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि हिंदी की कोई सीमाएं नहीं होंगी, ठीक है, हिंदी को डायरेक्ट, तो थोड़ा सा यहाँ पे सीमाएं भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर सीमाओं की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये कि अंग्रेजी से टक्कर मिल रहा है सीधे इसको, ठीक है, अंग्रेजी से इसको टक्कर मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण से उत्तर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली यहाँ पे है,
ठीक है, दिल्ली में करने आ रहा है, केस लड़ने, ठीक है, तो उसको संपर्क भाषा के तौर पे वो किसको वरीयता देगा, अंग्रेजी को वरीयता देगा। तो हिंदी की सीमाएं क्या है, अंग्रेजी से इसको टक्कर बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। अन्य कुछ सीमाएं हो सकती हैं, जैसे सीखना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, सीखना कठिन है। जैसे अब बात करें सीखना कठिन है, इसके अलावा जो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला ये बड़ी है, ठीक है, वर्णमाला बड़ी है। प्रयोजन मूलकता की बात है, स्वयं में प्रयोजन मूलकता, ठीक है, मूलकता। अब जैसे हिंदी भाषा जो क्षेत्र के लोग हैं वो खुद ही अपनी भाषा को गर्व के तौर पे नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भाषा में कहीं आप जा रहे हैं किसी बड़े मंच पे और कुछ को आपको संबोधन देना हो तो अमूमन लोग अंग्रेजी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। यानी कि खुद ही जैसे भारतेंदु ने बोला था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके बावजूद जो प्रयोजनमूलकता धीरे धीरे कम हो रही है ना। हालांकि गूगल हिंदी इनपुट और ये सब आने की वजह से आप देखेंगे कि चैटिंग वैटिंग में लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत शुद्धि, जैसे अमूमन लोग बोलते हैं कि भाई अब कोई हिंदी बोला, अब जैसे ओम थानवी जी हैं और एक अजीत भारती जी हैं, पत्रकार हैं दोनों लोग। अभी आप देखेंगे कि ट्विटर पे बहस चल रहा था, अभी 3 दिन पहले की बात है, ठीक है। ओम थानवी जी ने बोला कि कोई जो आजकल के पत्रकार हैं वो हिंदी सही से लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो जो अजीत भारती जी थे उन्होंने उन्हीं का जो ट्वीट है उसमें 3 गलतियां निकाल दी कि देखिए आप खुद ही नहीं शुद्ध हिंदी लिखते हैं, जहाँ तक बात है, तो आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं। तो बात यही है कि आप बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण को अगर बात करेंगे तो जो अन्य, जैसे मान लीजिए गुजराती के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में आते हैं, भाई गुजराती वाला क्यों हिंदी को जानेगा, ठीक है। उसके पीछे कारण ये है कि गुजराती से कुछ शब्द हिंदी में आते हैं, हिंदी के कुछ शब्द गुजराती में जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण करेंगे तो अपने आप को क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्लोज कर लेने के कारण, बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण के कारण फिर जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो ये सब सीमाएं हैं, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण का ध्यान देना, तो अन्य भाषा से इनसे टकराव होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे शक्तियों और सीमाओं के तौर पे बता सकते हैं। और 2-4 पॉइंट हैं तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी जो है इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में के अतिरिक्त संपर्क भाषा के तौर पे भी हिंदी की चर्चा जो शुरू हुई थी वो अभी भी कायम है, बशर्ते इन सीमाओं को थोड़ा सा कम किया जाए। निष्कर्ष में आप इसको त्रिभाषा सूत्र भी यहाँ पे बता सकते हैं कि त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाए, ठीक है। एक हिंदी लैंग्वेज हो, दक्षिण भारत की कोई लैंग्वेज हो, प्लस एक कोई अन्य वैश्विक लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी वगैरह को सीख करके, ठीक है, बचपन से ही इसकी आदत डाली जाए। जो नवीन शिक्षा नीति है इसमें त्रिभाषा जो फार्मूला है इसका प्रयोग करने की बात आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक अंत में कंक्लूजन ये भी दे सकते हैं कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक आधार पर संपर्क भाषा के तौर पे हिंदी है, ठीक है, अगर इसको जैसे कई लोग मांग कर देते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा तो अन्य भाषाएं अराष्ट्रीय हो जाएंगी या गैर राष्ट्रीय हो जाएंगी, ठीक है। राजभाषा के तौर पे तो हिंदी प्रस्थापित है ही, ठीक है। तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है, त्रिभाषा फार्मूले पे काम करना है और हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पे उसकी महत्ता को बढ़ानी है। लेकिन ध्यान देंगे इसमें प्रश्न बहुत कम आए हैं, यूपीपीसीएस स्पेशल का टॉपिक है, प्रश्न बहुत कम आए। देखिए बहुत खोजने पे 3 से 4 प्रश्न मिले, 3 प्रश्न मिले, ठीक है। और बाकी ऐसे आए कि राजभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए, या ऐसे कुछ प्रश्न आए, ठीक है। तो उनको हम लोग अक्टूबर वाली क्लास में करेंगे। जरूरी बताइएगा कमेंट करके कि क्लास कैसे लगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी किसी हिंदी साहित्य से संबंध में या किसी अन्य संदर्भ में भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल क्लास हो सकती है लाइव हो, क्योंकि जैसे अभी आज गौरव सर का लाइव क्लास था जिसमें उन्होंने एनसीईआरटी और 2024 वाला स्ट्रेटजी डिस्कस किया था। तो इस वजह से ये क्लासेस थोड़ी सी लेट जा रही हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।